हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो परीक्षा का तिथि है वो अब काफी करीब आने लगी है। उसी सिलसिले में आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस। और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 क्वेश्चंस को जो एग्जाम के नजरिए से काफी रिलेवेंट हैं। और हमको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इसी प्रैक्टिस सेट से आपको 35 से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये बिहार पुलिस के जो पीवाईक्यू हैं, एसआई के जो पीवाईक्यू हैं, बीपीएससी का कुछ जो रिलेवेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की जिसकी पूरी संभावना बनती है, उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें से क्वेश्चनों को छान करके ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है दोस्तों, जो एग्जाम के नजरिए से काफी रेलेवेंट है। यदि आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो, पिछले 2-3 साल से या 2-3 अटेम्प्ट्स में आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं लेकिन कुछ मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या जो कट ऑफ है उसको आप पार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। और इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट दोस्तों एग्जाम के पहले हम लोग 5 से 6 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज ये पहला कड़ी है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आरंभ करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। आइए देखते हैं हम लोग इस पहले प्रश्न को। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो ऑप्शन है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है अरविंदो घोष, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सरोजिनी नायडू। प्रैक्टिस सेट जो आप यहाँ पे क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं दोस्तों, तो उसके साथ आपको करना क्या है, आप अपने साथ एक कॉपी लेकर रखिए। उसमें आप 1 to 10 मतलब एक साथ 1 से 10 तक नंबर लिखिए और 10 में जैसे ये पहला क्वेश्चन है इसका आप क्वेश्चन पढ़े, इसके साथ कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है या कौन सा आंसर सही है उसको आप वहां पे लिखिए। और जब हम यहाँ पे बताएं कि इसका ये आंसर सही है तो उसको आप वहां पे टिक करिए, या गलती है तो उसको गलत काटिए और जो सही ऑप्शन है उसको वहां पे लिखिए दोस्तों। इसके साथ होगा क्या कि ये जो 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे दोस्तों, उसमें आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पाए। आपका जो स्कोर है वो काफी मायने रखता है और वो तभी फायदा पहुंचाएगा दोस्तों कि आप अपने आप को आंकिए कि आप कहां पे स्थित है और आपका तैयारी कैसा है। तो आपको उसी तरह से करना है। ये जो पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका पहले आंसर आप लोग लिखिए, उसके साथ साथ हम ये बताते चलेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। उसी में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। हमारे जो बिहार पुलिस के एग्जाम है दोस्तों, उसमें जो लेखक हैं और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें हम ये पहला क्वेश्चन रखे हैं कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के द्वारा न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड पुस्तक को लिखा गया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गीतांजलि, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेत जो पुस्तक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। इसके साथ साथ जो गोरा पुस्तक है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। उसके साथ साथ जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था। और ये सरोजिनी नायडू हैं, इनके द्वारा ब्रोकन विड्स या द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखा गया था। आज का जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि शेरशाह के मकबरे की आकृति कैसी है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शेरशाह का जो मकबरा है दोस्तों ये है सासाराम में। तो सासाराम में शेरशाह का जो मकबरा है वो कैसा बना है, वो वृत्ताकार है या वर्गाकार है या पंचकोणीय है या अष्टकोणीय है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अष्टकोणीय। तो शेरशाह के मकबरे की जो आकृति है वो अष्टकोणीय है। और इसमें जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि सर्वाधिक लवणता किस सागर की है। ए नंबर है मृत सागर, दूसरा नंबर है काला सागर, तीसरा नंबर है भूमध्य सागर और चौथा नंबर है पीला सागर। तो सर्वाधिक लवणता ये मृत सागर की है दोस्तों। और जब हम लवणता की बात करते हैं तो 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम जो नमक की मात्रा है पाई जाती है, उसी को हम लोग लवणता बोलते हैं। तो सर्वाधिक जो लवणता है दोस्तों वो मृत सागर की है। इसमें जो चौथा प्रश्न है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस संगीत से है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है यह है हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, कजरी या चैता। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुचिपुड़ी जो है दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य। और जब हम संगीत की बात करते हैं दोस्तों तो भारत में ऐसे जब हम बनाते हैं तो ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट हो गया, ये साउथ इंडिया का पार्ट हो गया और ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट हो गया दोस्तों। तो साउथ इंडिया में जो भी संगीत बजती है या संगीत के जो भी विधा हैं या संगीत के जितने भी प्रकार हैं वे सभी आते हैं दोस्तों
कर्नाटक संगीत में। और ऊपर के जो क्षेत्र हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया के जो क्षेत्र हैं दोस्तों, ये आते हैं हिंदुस्तानी संगीत में। जब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ये यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, तो ये आ जाएगा दोस्तों कर्नाटक संगीत में। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, उसका संबंध कर्नाटक संगीत से है। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। इसमें जो 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। ए नंबर ऑप्शन कर्नाटक तट, बी नंबर कोंकण तट, सी नंबर मालाबार तट, या डी नंबर उत्तरी सरकार तट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो चिल्का झील है दोस्तों, ये पड़ता है उड़ीसा में। और उड़ीसा का जो स्थिति है दोस्तों, जैसे ये अगर तटीय भारत का जो अगर नक्शा बनाएंगे तो ये ऐसे होगा। तो उड़ीसा जो आएगा यहाँ पे ऐसे पश्चिम बंगाल और यहाँ पे ऐसे उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो ये तट पड़ता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार या उत्कल तट। तो उत्तरी सरकार या उत्कल तट के नाम से उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को जानते हैं। और वहीं उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में यहाँ पे ऐसे चिल्का झील है दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा उत्तरी सरकार। मालाबार तट ये केरल का तटीय क्षेत्र है, कोंकण तट ये गोवा का, और कर्नाटक तट वो कर्नाटक का हो जाएगा दोस्तों। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। इसमें जो 6वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन का नाम क्या है। या ए नंबर विटामिन 12, बी नंबर विटामिन के, सी नंबर विटामिन ए, या डी नंबर विटामिन डी। तो आंत के जीवाणुओं द्वारा जो विटामिन संश्लेषित किया जाता है दोस्तों, वो है विटामिन B12। और 7वां नंबर जो प्रश्न है तो कि पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी। आपको उस देश का नाम बताना है जहाँ पे सबसे पहले पंचवर्षीय योजना मतलब 5 इयर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है ए नंबर USA, बी नंबर है USSR, सी नंबर है फ्रांस, और डी नंबर है भारत। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों, वो है USSR में। और भारत में इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो भारत में इसको 1951 में स्टार्ट किया गया था। आइए अब हम लोग चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे कि 8वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो 8वां प्रश्न है दोस्तों, वो 8वां प्रश्न है कि स्मारकों के संरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद है या आर्टिकल है, उनको आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए नंबर 46, बी नंबर 47, सी नंबर 48, या डी नंबर 49। एग्जाम के दृष्टिकोण से खास करके बिहार पुलिस में ये आर्टिकल से, और वो भी एक जो होता है नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 तक रहता है, और एक मौलिक अधिकार जो कि 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल है उसमें मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। तो इन 2 प्रश्नों से या इन 2 चैप्टरों से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि जो नीति निर्देशक तत्व के जितने आर्टिकल हैं या मौलिक अधिकार के जितने आर्टिकल हैं, आपको वो कंठस्थ होना चाहिए। उसी में नीति निर्देशक तत्व से ये जो हम लोग का क्वेश्चन है कि स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 49, मतलब 49 में हम लोग को दिया गया है स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के भवनों का संरक्षण। ये है दोस्तों 49 में। और ये जो 46 है दोस्तों, इसमें जो भी अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या कोई पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति हैं या जो लड़के हैं, उनको अगर शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो उनके शिक्षा से संबंधित ये जो आर्टिकल है वो 46 है। और ये जो 47 है दोस्तों, ये है पोषाहार से या शराबबंदी से। यदि आपसे पूछ दे कि शराबबंदी से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो हो जाएगा 47। और ये जो 46 है, ये अनुसूचित जाति या जनजाति के शिक्षा से ये संबंधित है। और 48 जो है दोस्तों, वो ये है कृषि से, पशुपालन से या पर्यावरण संरक्षण से। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गौ हत्या का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, तो ये किया जाएगा 48 के आर्टिकल के द्वारा, क्योंकि इसमें पशुपालन है दोस्तों, और पशुपालन में ही जो गाय का जो गौ हत्या है उसको निषेध माना गया है इसी 48 में।
तो ये आर्टिकल से संबंधित रहा क्वेश्चंस दोस्तों। आइए अब हम 9th प्रश्न पे चलते हैं, और ये जो प्रश्न है ये करंट अफेयर से है, और हमको लगता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर करंट अफेयर से पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो इस प्रश्न से हैं कि नेतुम्बो नंदी नदैत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये जो ऑप्शन है, ए नंबर युगांडा, बी नंबर पेरू, सी नंबर अर्जेंटीना और डी नंबर नामीबिया। तो नेतुम्बो नंदी नदैत्वा ये नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है या इसको ध्यान में रखना है, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी वीवीआई है ये। इसमें जो 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये है कि विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है। जब भी कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कोई तिथि या कोई दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है उसमें किसी न किसी विषय पर चर्चा की जाती है कि इस विषय के लिए या इस चीज के लिए, संरक्षण के लिए या इसकी अच्छाई के लिए हम लोग ये तिथि या ये दिवस मना रहे हैं। तो उसी में पूछा जा रहा है कि जो विश्व जल दिवस जो कि मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, तो आपको बताना है कि 22 मार्च 2025 में जो विश्व जल दिवस मनाया गया उसका विषय या उसका थीम क्या है। ए नंबर जल ही जीवन है, बी नंबर शांति के लिए जल का उपयोग, सी नंबर स्वस्थ जल स्वस्थ कल, या डी नंबर ग्लेशियर संरक्षण। तो इस बार 2025 में जो जल दिवस मनाया गया दोस्तों उसका जो विषय था ये था ग्लेशियर संरक्षण। अभी तक हम लोगों ने देख चुके हैं ये 10 क्वेश्चन। आप बताइए कि आप कितने प्रश्न इसमें सही कर पाए, और इसी तरह से हर 10-10 क्वेश्चन के बाद हम लोग अपने जो मार्क्स हैं उसको कैलकुलेट करते चलेंगे। बने रहिएगा आप इसी तरह। अब हम लोग देखेंगे 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को, और इसमें जो 11वां प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न है कि बुलावा में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे या सबसे बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं दोस्तों, और उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बुलावा में जो प्रत्यय लगा है वो कौन सा प्रत्यय है। ए नंबर वा, बी नंबर लावा, सी नंबर अवा या डी नंबर आवा। तो बुलावा में जो प्रत्यय लगा है दोस्तों वो है आवा। अब जो 12वां नंबर प्रश्न है कि सच्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है। ए नंबर सच, बी नंबर स, सी नंबर सच्चा या डी नंबर सत। तो सच चरित्र में जो उपसर्ग है वो लगा है दोस्तों ये है सत। जब हम सत धन चरित्र लिखेंगे तो वो हो जाएगा सच्चरित्र। इसी प्रकार जो 13वां नंबर प्रश्न है कि पद्म का पर्यायवाची शब्द क्या है, जिसका ऑप्शन है ए नंबर कमल, बी नंबर गदा, सी नंबर चक्र और डी नंबर धनुष। तो पद्म का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है कमल, और कमल का कुछ और पर्यायवाची शब्द हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कुंज, अरविंद, नीरज, इस प्रकार से ये कमल के या पद्म के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। अब यहाँ पूछ रहा है तत्सम शब्द कौन सा है। जो निम्न में 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें कौन सा तत्सम शब्द है उसको आपको चुनना है या उसको एलिमिनेट करना है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे ए नंबर चांद, बी नंबर आम, सी नंबर मित्र और डी नंबर मोर। तो तत्सम शब्द इसमें जो है दोस्तों वो है मित्र। यदि आपको तत्सम और तद्भव शब्द में यदि कंफ्यूजन है तो इसी चैनल पे आपको एक 10 या 11 मिनट का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें हम काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होगा। फिर भी हम शॉर्ट में ये समझा दे रहे हैं कि तत्सम इसमें त आ रहा है और संस्कृत में भी त आता है, तो तत्सम संस्कृत का शब्द हो गया जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। और वहीं जब हम तद्भव की बात करते हैं तो वहां भी द आता है दोस्तों, जो हिंदी में भी द आ रहा है। तो जो तद्भव है वो संस्कृत को तोड़ मरोड़ के जो अभी हाल फिलहाल की जो बोली है या हिंदी है उसमें हम लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। जैसे हम लोग चांद अभी बोलते हैं हिंदी में क्योंकि इसको तोड़ मरोड़ के बोला गया है, लेकिन तत्सम मतलब संस्कृत में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग चंद्र बोलेंगे। तो चंद्र हो गया तत्सम और चांद हो गया तद्भव। आम अभी के भाषा में हम लोग आम बोलते हैं, लेकिन पहले या संस्कृत में बिना इसको तरोड़े मोरड़े या बिना इसके अपभ्रंशक जो शब्द थे उसके तौर पे हम इसको क्या बोलते थे, तो इसको हम लोग आम्र बोलते थे। इसी प्रकार ये जो मित्र है, मित्र तत्सम है और इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे अभी के भाषा में तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा मीत। तो मित्र का मीत हो जाएगा तद्भव। और ये जो मोर है ये तद्भव है, इसको तत्सम में कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा मयूर। ठीक है, तो तत्सम तद्भव से जो रिलेटेड वीडियो है आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, आपको काफी अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्योंकि तत्सम और तद्भव से आपके एग्जाम में 2 शब्द रहेंगे दोस्तों।
अब जो 15वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि मनोरंजन का संधि विच्छेद बताइए। तो मनोरंजन का जो सही यहाँ पे संधि विच्छेद है दोस्तों वो है मनोधन रंजन। और ये रहा आपका 15वां प्रश्न। आइए अब हम लोग चलते हैं 16वें प्रश्न पे। और इसमें जो 16वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शेर के दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है। उसका जो ऑप्शन है अत्यंत साहस का कार्य करना, अत्यंत कठिन कार्य में लगना, या कोई बहुत बड़ी आफत आ जाना, या बेकार दखल देना। तो शेर के दांत गिनना जो मुहावरे का अर्थ है दोस्तों वो है अत्यंत साहस का कार्य करना। और इसमें यह जो अत्यंत कठिन कार्य में लगना दोस्तों ये हो जाएगा लोहे का चना चबाना। तो लोहे का चना चबाना ये हो जाएगा अत्यंत कठिन कार्य में लगना। और ये है कोई बहुत बड़ी आफत आ जाना। जब हम कहते हैं आसमान टूट पड़ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोई बहुत बड़ी आफत आ जाना। और फिर ये बेकार का दखल देना, इसका मतलब होता है किसी जो कार्य होता है उसमें टांग अड़ाना। तो टांग अड़ाने का मतलब बेकार में दखल देना होता है। अब जो 17वां प्रश्न है कि सिनोनिम ऑफ जियोपार्डी, ये इंग्लिश से वर्ड है और हम लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस में भी 5 से 7 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि जो जियोपार्डी का जो सिनोनिम है वो कौन सा है। रिस्क ए नंबर में, बी नंबर में हैंडल, सी नंबर में चेंज, डी नंबर में डेंजर। तो जियोपार्डी का मतलब होता है दोस्तों खतरा। तो खतरा का इसमें जो है वो सिनोनिम वो है डी नंबर डेंजर। तो डेंजर का मतलब खतरा होता है, जियोपार्डी मतलब ही खतरा हो जाता है दोस्तों। इसको याद रखने का कोशिश करें दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं जियो और यहाँ पार्डी। अब जब जियो का नया नया सिम आया था या जियो कंपनी जब लॉन्च हुई थी उस टाइम जितने भी कंपनी शायद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये जितने भी सारे कंपनी थे उन लोगों का जो मार्केट धीरे धीरे डाउन हो गया था। तो जो जियो कंपनी था ये सभी टेलीकॉम कंपनी के लिए वो खतरा था। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जियोपार्डी मतलब खतरा और इसका जो सिनोनिम होगा वो डेंजर होगा दोस्तों। इसमें जो 18वां नंबर प्रश्न है वो प्रश्न है कि वन हु लव्स बुक, मतलब जो किताबों से प्यार करे या जिसको किताबों से प्यार हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जिसका ऑप्शन है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफोब, पॉलीग्लॉट या प्लेगियरिस्ट। तो जो किताबों से प्यार करता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ये जो बुक है, बुक के लिए जो रूट वर्ड आता है दोस्तों वो होता है बिब या बिब्लियो, और फाइल मतलब होता है प्यार करना, लव करना। तो पुस्तक के लिए जो प्यार होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफाइल। यहाँ पे है बिब्लियोफोब। बिब्लियो मतलब बुक और फोब मतलब डर। जिसको किताबों से डर हो उसको हम लोग बोलेंगे बिब्लियोफोब। और ये है दोस्तों पॉलीग्लॉट। पॉली मतलब होता है मैनी, मैनी या बहुत। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, मतलब जिसके बहुत सारे साइड हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। इसी तरह पॉली आया है इसमें मतलब मैनी। ग्लॉट मतलब होता है लैंग्वेज, मतलब जो व्यक्ति बहुत सारा लैंग्वेज या बहुत सारा भाषा जो बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट। और यहाँ पे है दोस्तों प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट मतलब साहित्यिक चोरी। हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में या कहीं फिल्मी इंडस्ट्री में देखते हैं कि एक राइटर कोई गाना लिखता है और उसी गाने को 2 या 3 या 4 सिंगर गा देते हैं और सब दावा करता है कि नहीं सबसे पहले हम लिखे थे। तो दूसरा राइटर मतलब क्लेम करता है कि नहीं इसको पहले हम लिखे थे, लेकिन चारों लोग गाना गा देते हैं, मतलब वो गाना चोरी का हो जाता है। तो इस प्रकार की जो चोरी होती है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं प्लेगियरिस्ट। ये रहा हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। और इसमें जो 19वां क्वेश्चन है दोस्तों वो वॉइस से है। आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया गया है, उसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। और जो चेंज करना है वो ये है कि आई वॉज राइटिंग एन एसे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा एन एसे वॉज बीइंग रिटन बाय मी। कैसे होगा, क्योंकि वॉइस में दोस्तों टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे ये वॉज है तो वॉज ही रहेगा, यहाँ पे इज आ गया ये गलत हो गया, यहाँ पे वॉज है ये सही है, यहाँ भी वॉज है ये सही है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ बिफोर दिया है दोस्तों, तो इसके साथ हम लोग को क्या करना होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ बीइंग जोड़ना होता है और फिर उसके बाद V3 ऐड करना होता है। यहाँ पे बीइंग गायब है तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, और यहाँ पे बीइंग है तो ये सही हो गया दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय मी। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले जिसमें रहे सब्जेक्ट इज एम आर या वॉज वेयर प्लस V4, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनता है दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बन गया इज एम आर की जगह, इसी तरह रहेगा इज वॉज
वर्ड सब इसी तरह रहेगा। और इसके साथ साथ ये जो V3 V4 आया है दोस्तों, इसमें ING लाने के लिए हम लोग जो बी फॉर्म है उसको हम लोग बीइंग कर देंगे और फिर इसके साथ V3 जोड़ देंगे और इसके साथ बाई और फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और जब आप इसको अप्लाई करिएगा तो जो थर्ड नंबर है वो आपका आंसर निकल के आएगा। आइए अब चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न पे। और जो 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वन हु नोज ऑल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट या ओमनीबस। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ओमनी सभी जगह आया है, तो ओमनी का मतलब क्या होता है? तो ये ऑल जो होता है ना दोस्तों, इसी को हम लोग इंग्लिश के रूट वर्ड में जो ग्रीक लैंग्वेज से आया है उसमें हम लोग ओमनी को ऑल बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, जो एक समय पे सभी जगह विद्यमान रहे, प्रेजेंट रहे, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। फिर यहाँ है ओमनी मतलब ऑल, साइंट मतलब नो, मतलब नॉलेज को या जो ज्ञान है उसको जानने वाला, तो ये हो जाएगा सर्वज्ञ, मतलब जो सब कुछ जानता है। ओमनी मतलब ऑल, साइंट मतलब ज्ञान या जानना, तो जो सब कुछ जान रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ओमनीसेंट, ओमनीसाइंट। और ये जो तीसरा नंबर है दोस्तों ओमनीपोटेंट, पोटेंट मतलब होता है पावर, जो सर्वशक्तिशाली हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओमनीपोटेंट। और ये ओमनीबस है दोस्तों, ओमनी मतलब ऑल, एक ऐसा प्रकार का वाहन या गाड़ी जिसमें बहुत सारे लोग उसमें आ जाएं, उसको हम लोग बोलेंगे ओमनीबस। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आपको सिर्फ एक वर्ड यहाँ ओमनीसाइंट ध्यान में नहीं रखना है, इसके साथ ये जो तीनों वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीबस, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू सेम इसी प्रकार से छपेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना है दोस्तों। अब तक हम लोगों ने कर लिए हैं 20 क्वेश्चन। आप अपना स्कोर लिखते जाइएगा कि आउट ऑफ 20 आपने स्कोर कितना किया है, और इसी तरह आपको वीडियो छोड़ना नहीं है, लगे रहना है अंत तक। ये अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। और इसमें जो 21वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्लेनेट, जिसका हिंदी ग्रह होता है, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, उसका अर्थ क्या होता है? जो प्लेनेट है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, तो आपको बताना है कि प्लेनेटाई शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। ए नंबर सूर्य के चारों ओर घूमने वाला, बी नंबर चारों ओर घूमने वाला, सी नंबर पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला, या डी कक्षा में स्थिर रहने वाला। ये दोस्तों कक्षा 6 के एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन हमने लिया है, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चारों ओर घूमने वाला। चारों ओर घूमने वाले को हम लोग प्लेनेटाई बोलते हैं, और इसी प्लेनेटाई से जो शब्द बना है उसको हम लोग प्लेनेट कहते हैं दोस्तों। इसमें जो 22 नंबर क्वेश्चन है कि जब भारत में शाम के 7:30 बज रहा होगा तो लंदन में क्या समय होगा? भारत में जब घड़ी 7:30 बजेगी या 7:30 का इशारा करेगी तो उस टाइम लंदन में घड़ी का सुई या क्या टाइम हो रहा होगा? उसका जो ऑप्शन है 2 PM, बी नंबर है 2 AM, सी नंबर 3 AM या डी नंबर 3 PM। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2 PM, क्योंकि लंदन के टाइम से जो भारत का टाइम है वो 5.5 घंटा अधिक है दोस्तों। तो यदि भारत का टाइम 7:30 बजा रहा है, इसमें हम 5.5 घंटा घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 बज जाएगा। तो 2 बजेगा कब? AM की PM? ये 12 बजे के बाद वाला 2 बजेगा दोपहर का, तो ये जो 2 होगा दोस्तों ये हो जाएगा PM। तो इसीलिए हम लोग का जो ऑप्शन होगा ये 2 PM हो जाएगा। आपके जो एग्जाम है उसमें डायरेक्टली पूछेगा कि लंदन से गुजरते हुए ग्रीनविच जो टाइम है वो भारत के टाइम से कितना पीछे है, तो 5.5 घंटा पीछे है। या उसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि भारत की जो मध्याह्न रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से कितनी घंटा आगे है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 5.5 घंटा। तो आपको ये 5.5 घंटा याद रखना है। यदि आपको लंदन का टाइम दे दे तो उसमें 5.5 घंटा जोड़ देना है, और अगर इंडिया का टाइम दे दे तो उसमें 5.5 घंटा घटा देना है। आइए अब चलते हैं हम लोग 23वें नंबर प्रश्न पे। और 23वां नंबर प्रश्न है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? धम्म महामात्र बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए शासक के द्वारा या राजा के द्वारा कुछ सरकारी जो ऑफिसर हैं उनको नियुक्त किया गया, और उनको देश विदेश में अलग अलग जगह पे भेजा गया ताकि जो बौद्ध धर्म का प्रचार है या प्रसार है वो हो सके। तो यही पूछ रहा है कि ये जो धम्म महामात्र जो बने थे उनकी नियुक्ति किसने की थी? जिसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी नंबर कौटिल्य, सी नंबर अशोक और डी नंबर बिंदुसार। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति दोस्तों ये अशोक के द्वारा किया गया था। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो 24वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इसमें गलत कथन को चुनना है, जिसका ए नंबर ऑप्शन है कि पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है।
बी नंबर है कि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है या असमान है। सी नंबर ऑप्शन है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तटीय मैदान है। और डी नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों कि पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। इसमें आपको गलत कथन चुनना है। तो इसमें दोस्तों कोई भी कथन गलत नहीं है, इसमें सभी सत्य है। और कैसे सत्य है हम इसको ऐसे मिटा के यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ये अगर तटीय भारत का ये अगर नक्शा हो गया दोस्तों, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये होगा पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो पश्चिम साइड यहाँ जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है दोस्तों ऐसे ऐसे, तो ये पश्चिमी तटीय पर्वत श्रृंखला हो गया और यहाँ पे ये पूर्वी तटीय श्रृंखला देखने को मिलती है। और ये जो पश्चिमी तटीय श्रृंखला है दोस्तों, ये यहाँ पे ये एक समान रूप से इसी तरह से हल्का चोटी का ऊंचाई बढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ से गैप नहीं देखने को मिलता है ज्यादा। तो इसलिए यहाँ जो दिया है दोस्तों कि पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, तो ये सही है। लेकिन जब हम पूर्वी घाट को देखते हैं दोस्तों, तो पूर्वी घाट में कुछ ऐसा रहता है, यहाँ जैसे पर्वत है, फिर यहाँ पे ऐसे नदी बहने के कारण यहाँ पे ये कटाव हो गया है, फिर यहाँ से पर्वत उठा है, फिर यहाँ पे कटाव हो गया है, फिर पर्वत यहाँ पे आया है। तो पूर्वी घाट का जो बनावट है या जो संरचना है दोस्तों, कहीं कहीं उसमें टूटा फूटा है या समान रूप से नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पर्वत श्रृंखला है, फिर यहाँ पे खाली, फिर यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, फिर यहाँ पे खाली, फिर यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी घाट में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है या पश्चिमी घाट का जो बनावट है दोस्तों, वो समान है, लेकिन पूर्वी घाट वो असमान है और इसके बीच में टूटा टूटा हुआ पर्वतों की श्रृंखला है। और इसके बाद जो दिया है दोस्तों कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तटीय मैदान है, मतलब ये जो पश्चिम घाट है दोस्तों और ये जो समुद्र तट है, इसके बीच में यहाँ पे ये पश्चिमी तटीय मैदान मिलता है। इसको समझने के लिए एक बार पुनः इसको मिटाते हैं और इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये भारत का नक्शा हो गया तटीय भारत का, और यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा पश्चिम तटीय, और यहाँ पे ऐसे ऐसे पूर्वी तटीय है, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये समान रूप से है, ये असमान या टूटा हुआ रूप से। और पश्चिम तटीय जो पर्वत है उसके पश्चिम में, पश्चिम इधर हो गया दोस्तों, ये साइड जो है यहाँ के मैदान है। तो यही बोल रहा है कि पश्चिम घाट के पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान है, और पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट हो गया दोस्तों, और इसके इधर पूरब हो गया, और इसके पूरब में यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये भी सही है। और इधर वाला कि पश्चिमी तट के पश्चिम तट के पश्चिम साइड पश्चिम तटीय मैदान है, और पूर्वी घाट के पूर्वी साइड जो है वो पूर्वी घाट का मैदान है। तो यहाँ पे जो चारों जो ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, वो चारों के चारों ऑप्शन सत्य थे। हमने यहाँ पे एक गलत ऑप्शन को क्यों नहीं रखा, क्योंकि आप लोग इसी तरह सेम टू सेम इसको छाप लेना है। एनसीईआरटी का ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये चारों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट उठा के दे दिया जाए और आपसे वहां से प्रश्न पूछा जाए। लेकिन आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट मिला है दोस्तों, चारों को इस प्रकार से फिगर बना के आपको नोट कर लेना है। आइए अब चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न पे कि उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक कहा जाता है। ए नंबर है नर्मदा नदी, बी नंबर है विंध्याचल पर्वत, और सी नंबर है कर्क रेखा, और डी नंबर है इनमें से सभी। तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का जो विभाजन है दोस्तों, इसमें जो देखते हैं हम लोग, ये तीनों हो जाएगा, नर्मदा नदी भी हो जाएगी, विंध्याचल पर्वत भी हो जाएगा, और कर्क रेखा भी हो जाएगा। ये कैसे होगा, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यदि भारत का रफली अगर फिगर बनाया जाए दोस्तों, यहां से ये तटीय मैदान हो गया, फिर यहां से ऐसे ये कुछ इस तरह से भारत का अगर नक्शा देख लेते हैं इसको ऐसे, तो कर्क रेखा दोस्तों यहाँ से गुजरात होते हुए त्रिपुरा मिजोरम होते ऐसे निकल जाती है। तो ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये 2 साइड में भारत को बांटी, ऊपर वाला उत्तरी भारत, नीचे वाला दक्षिणी भारत हो गया। उसी प्रकार जब हम विंध्य श्रृंखला की बात करते हैं, तो विंध्य की श्रृंखला ऐसे ऐसे गुजरती है, यहाँ से ऐसे। तो ये विंध्य पर्वत जो है दोस्तों, ये भी भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। फिर जब हम नर्मदा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो नर्मदा नदी यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे बहती है। तो ये भी नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करती है।
लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का जो पारंपरिक विभाजक है उस वो किसको बोलते हैं, तो वहां पे पारंपरिक विभाजक रूप में नर्मदा नदी आ जाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए कि पारंपरिक विभाजक नर्मदा नदी, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो विभाजक का काम करेगा वो विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी और कर्क रेखा तीनों मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। अब जो 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पांडुलिपियों पर प्रायः लिखा जाता था। पांडुलिपि हम लोग पहले, तो पांडुलिपि भुर्ज नामक वृक्ष के छाल पर हाथ द्वारा जो चीज लिखा जाता था दोस्तों उसी को पांडुलिपि बोलते थे। और यहीं पे पूछ रहा है कि वो जो पांडुलिपि होते थे उस पे क्या क्या लिखा जाता था। उसका जो ऑप्शन है ए नंबर, धार्मिक मान्यता एवं व्यवहार, राजाओं के जीवन या औषधीय विज्ञान, या डी महाकाव्य या नाटक। तो प्राचीन जमाने में जब पांडुलिपियों पर लिखा जाता था दोस्तों तो उसमें लिखा जाता था धार्मिक मान्यता एवं व्यवहार, राजाओं के जीवन और औषधीय विज्ञान भी लिखा जाता था, और महाकाव्य और नाटक भी लिखा जाता था। तो यहाँ दिए गए सारे ऑप्शन सही है और पांडुलिपियों पर लिखे जाते थे। इसके अलावा यदि आपको इसमें दे दिया जाए कि पांडुलिपियों पर क्या नहीं लिखा जाता था तो वो हो जाएगा दोस्तों आम जनजीवन के बारे में। क्योंकि अगर आम जनजीवन के बारे में अगर लिखना चालू कर दिया जाए तो कितने पांडुलिपियों पर आप कैसे हाथ से लिख सकते हैं। तो इसलिए आम जनजीवन का जो व्यवहार था या उनका जो लाइफ स्टाइल था, स्टोरी था, वो पांडुलिपियों पर नहीं लिखा जाता था। जो लिखा जाता था यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में वो दिया गया है। इस प्रश्न को आप काफी अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग याद कीजिएगा। ये सब एनसीईआरटी के बहुत फेमस सब क्वेश्चन हैं जिसकी आने की संभावना आपके एग्जाम में काफी रहती है। इसलिए बोर्ड पे लिखे हुए जितने वर्ड हैं या जितने ऑप्शन हैं सभी के सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आइए अब चलते हैं हम लोग 27वें नंबर प्रश्न पे कि 27वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और जो 27वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। ए नंबर है वेल्लार, बी नंबर है उनवार, या सी नंबर ग्राम भोजक, या डी नंबर गृहपति। तो तमिल क्षेत्र है दोस्तों उसमें हम लोग देखते हैं संगम साहित्य के दौर को, और उसी दौर में हम लोग को ये सारे जो शब्द हैं या तमिल क्षेत्र के बारे में जो जानकारी है वो संगम साहित्य से प्राप्त होती है दोस्तों। तो जिसमें यहाँ पूछा है बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, तो बड़े जो भूस्वामी थे दोस्तों उनको हम लोग वेल्लार कहते थे। और ये जो उनवार है दोस्तों, तो उनवार होते थे साधारण हलवाही, हल चलाने वाले जो साधारण किसान होते थे उनको हम लोग उनवार बोलते थे। और ये जो ग्राम भोजक है दोस्तों इसको हम लोग बोलते थे मुखिया। गांव के उस टाइम जो प्रधान होते थे या मुखिया होते थे उन लोगों को हम लोग ग्राम भोजक बोलते थे। और ये जो गृहपति है दोस्तों इनको स्वतंत्र कृषक। तो जो स्वतंत्र कृषक होते थे उसको हम लोग गृहपति, जो गांव के मुखिया होते थे उनको ग्राम भोजक, और जो साधारण हलवाही होते थे उनको हम लोग उनवार कहते थे, और बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहते थे दोस्तों। इसके साथ साथ ये जो 28वां नंबर प्रश्न है कि पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, जिसका ऑप्शन है ए नंबर मुंगेर, बी नंबर मान्यखेत, सी नंबर राजगिरी और डी नंबर कांचीपुरम। तो पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी कांचीपुरम। जो 29वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा अपमान एवं याचना दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन है 6 अप्रैल, बी नंबर ऑप्शन है 13 अप्रैल, सी नंबर है 14 अप्रैल और डी नंबर है 15 अप्रैल। उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था मार्च के महीने में, और उसके द्वारा जो भी क्रांतिकारी संगठन थे या व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उनको न अपना वकील रखने का न अपना दलील देने का ये कुछ भी मौका या उन लोगों को अवसर नहीं प्राप्त होता था। इसीलिए उस जो रॉलेट एक्ट जो कानून था दोस्तों उसको काला कानून कहा गया, और महात्मा गांधी जी के द्वारा पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चलाया गया। उसी दौरान उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को यही अपमान एवं याचना दिवस के रूप में देशव्यापी आंदोलन चलाया था। तो ये जो आंसर है दोस्तों कि गांधी जी द्वारा अपमान एवं याचना दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। किसके विरुद्ध, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। और ये जो 13 अप्रैल 1919 था दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी दिन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आइए अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे। और जो 30वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का
उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में अस्थियों में या दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। तो वही पूछता है कि कैल्शियम का जो संश्लेषण हो उसमें कौन सा विटामिन मदद करता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए नंबर विटामिन बी नंबर है विटामिन सी और सी नंबर ऑप्शन है विटामिन डी और डी नंबर ऑप्शन है विटामिन ई। तो कैल्शियम के संश्लेषण में जो विटामिन मदद करता है दोस्तों वो है विटामिन डी और ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स में इस विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो लिखना है और इसके कमी से जो होने वाले रोग हैं उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये रहा दोस्तों 30वां प्रश्न। आप इसमें आप अपना वैल्यूएट करिए अपने अंक को कि आप आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किया और 20 से 30 में आपका जो स्कोर है वो क्या है और आपको इसी तरह डटे रहना है। तो एक जो शायरी है या मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, जब कभी हम लो फील करते हैं या अच्छा नहीं कर पाते हैं तो हम इसी लाइन को बोलते हैं कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए। आइए अब देखते हैं हम लोग 31वें नंबर प्रश्न पे कि 31वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो 31वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, जिसका ऑप्शन है 22 मार्च, बी नंबर 23 सितंबर, सी नंबर 22 दिसंबर और डी नंबर 21 जून। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों वो होता है 22 दिसंबर और जो यहाँ पे 21 जून है दोस्तों, 21 जून में ये होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और ये जो 22 मार्च और 23 सितंबर है दोस्तों, इस दिन क्या होता है पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तो दिन और रात जो बराबर होता है दोस्तों वो होता है 22 मार्च और 23 सितंबर के दिन, 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। 32 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण क्या है, जिसका ऑप्शन है हृदय की दुर्बलता, खून की कमी, वायु प्रदूषण या मानसिक तनाव। तो जो हाई ब्लड प्रेशर का कारण है दोस्तों, यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मानसिक तनाव। और जो 33वां नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा और वास्तविक और सीधा। सबसे पहले जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा दोस्तों वो सीधा नहीं होगा, वो हमेशा उल्टा होगा और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो उल्टा नहीं होगा, वो सीधा होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो बनता है आभासी और सीधा। तो 33 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए कि उत्तल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे जो 34वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क बल नहीं है मतलब आपको संपर्क बल का उदाहरण देना है, जिसका ऑप्शन है ए नंबर घर्षण बल, बी नंबर विद्युत बल और सी नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल या डी नंबर चुंबकीय बल। तो जो बल असंपर्क बल नहीं है वो है दोस्तों घर्षण बल। घर्षण बल असंपर्क बल क्यों नहीं है, क्योंकि घर्षण तभी लगेगा जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के कांटेक्ट में आएगी और बाद बाकी जब विद्युत बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है और चुंबकीय बल है दोस्तों ये असंपर्क बल के उदाहरण है। आइए अब चलते हैं हम लोग 35वें नंबर प्रश्न पे कि 35वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। इसमें जो 35वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ग्रीन पार्क जो कानपुर में है वो किस खेल से संबंधित है। मतलब ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है कानपुर में उसमें कौन सा खेल खेला जाता है, उसका ऑप्शन है ए नंबर फुटबॉल, बी नंबर क्रिकेट, सी नंबर टेनिस, डी नंबर बैडमिंटन। तो ग्रीन पार्क कानपुर में दोस्तों क्रिकेट खेला जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो वो होगा कानपुर और वहां पे कौन सा खेल खेला जाता है तो क्रिकेट। 36वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि लघु पतन जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं के समय परिपथ में धारा का जो स्थिति होता है वो क्या होता है, जिसका ऑप्शन है कि धारा काफी कम हो जाती है या बी नंबर परिवर्तित नहीं होती है, सी नंबर अत्यधिक बढ़ जाती है या डी घटती बढ़ती रहती है। शॉर्ट सर्किट के समय दोस्तों जो विद्युत परिपथ है उसमें धारा की जो मात्रा है या प्रवाह है वो इतना अधिक हो जाता है जिससे वो आग लग जाती है या वो नष्ट हो जाती है वो परिपथ। तो शॉर्ट सर्किट मतलब लघु पतन के समय अत्यधिक जो है जो धारा का जो मान है वो अत्यधिक बढ़ जाता है दोस्तों।
37वां नंबर जो प्रश्न है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाला जो रोग है उसको आपको चूज करना है, जिसमें ए नंबर ऑप्शन है टाइफाइड, क्षय, हैजा, बी नंबर है छोटी माता, खसरा, पोलियो, सी नंबर है बेरी रिकेट्स और पेलग्रा, और डी नंबर है दोस्तों मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया। तो मच्छरों द्वारा जो रोग फैलता है दोस्तों वो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। जापानी मस्तिष्क ज्वर जो बोलते हैं दोस्तों वो भी मच्छर के द्वारा ही फैलता है, और इसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो बिहार के हिस्सा है उस जापानी इंसेफेलाइटिस या मस्तिष्क ज्वर उससे काफी प्रभावित रहता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 38वां नंबर जो प्रश्न है कि खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त अम्ल कौन सी है, जिसका यहाँ पे ऑप्शन है ए नंबर टार्टेरिक अम्ल, बी नंबर एसिटिक अम्ल, सी नंबर बेंजोइक अम्ल और डी नंबर ऑक्जेलिक अम्ल। तो खाद्य परिरक्षण में मतलब जो हम लोग का जो भोजन है या भोज्य पदार्थ है वो काफी लंबे समय तक चले, इसके लिए हम लोग बेंजोइक अम्ल का यूज करते हैं। तो खाद्य परीक्षण में बेंजोइक अम्ल का यूज होता है दोस्तों। आइए अब चलते हैं हम लोग 39वें नंबर प्रश्न पे कि 39वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। अभी हुआ क्या दोस्तों कि अभी हम 39 से लेकर 44 मतलब 5 क्वेश्चनों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए थे। माइक ऑन था लेकिन कैमरा ऑफ हो गया था, इसी वजह से इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो पुनः इसको हम आपके सामने इसको रख देते हैं। तो इसमें अब 39वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए नंबर सफेद, बी नंबर है लाल, सी नंबर है पीला और डी नंबर है हरा। जब हम इंद्रधनुष के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो विबजियोर या बैजानी या पीनाला इस तरह के ट्रिक हम लोग रटते हैं उसके रंगों को याद करने के लिए। तो उसमें हम लोग को दोस्तों ये जो व्हाइट कलर है मतलब सफेद रंग है वो देखने को नहीं मिलता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सफेद रंग। अब जो 40वां नंबर प्रश्न है कि मिर्च में तीखापन का कारण क्या होता है, जिसका ऑप्शन है ए नंबर कैरोटीन, बी नंबर है एंथोसाइनिन, सी नंबर है लाइकोपीन और डी नंबर है दोस्तों कैप्साइनिन। तो मिर्च में जो तीखापन होता है दोस्तों वो होता है कैप्साइनिन की वजह से। और इसमें जो तो ये तो हुआ दोस्तों 40 नंबर तक, मतलब अब तक हम लोग 4 सेक्शन देख लिए 10-10 क्वेश्चन का। अब आप बताने का कोशिश करिए कि आपका 40 में कितना स्कोर आ रहा है, और ये जो 30 से 40 के बीच में जो 10 प्रश्न है उसमें आप कितना स्कोर कर पाए। आइए अब चलते हैं 5वें सेक्शन में, मतलब 41वें नंबर प्रश्न पे। और जो 41वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है, जिसका ऑप्शन है ए नंबर ज्वारीय वनस्पति, बी नंबर कंटक वनस्पति, सी नंबर टैगा वनस्पति या डी नंबर पर्वतीय वनस्पति। तो सुंदरी वृक्ष जो है दोस्तों ये ज्वारीय वनस्पति है, और सबसे अधिक मात्रा में जो सुंदरी वृक्ष है दोस्तों वो हम लोग को देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के डेल्टा में। और इसी सुंदरी वृक्ष के अधिकता के कारण जो वो डेल्टा है गंगा नदी के द्वारा जो बनाया जाता है उसको हम लोग सुंदरवन की डेल्टा कहते हैं। तो ये जो सुंदरी वृक्ष है दोस्तों ये ज्वारीय वनस्पति है। और 42वां नंबर प्रश्न है कि माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। जब भारत का विभाजन हुआ दोस्तों 3 टुकड़ों में, एक तो भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। तो पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था दोस्तों। जब भारत का विभाजन हुआ तो अभी वर्तमान का जो पाकिस्तान है वहां पे जो हिंदू और सिख थे या और अदर जो धर्म के मानने वाले लोग थे वहां पे उन लोगों का काफी ज्यादा मात्रा में संहार किया गया, हिंसा हुई, और वहां से जो ट्रेनें आ रही थी उस पे लाशें भर भर के ट्रेन आ रही थी दोस्तों। जबकि वो पंजाब वाले एरिया में या पाकिस्तान वाले एरिया में जो भारत की फोर्स थी या जो उस टाइम की जो ब्रिटिश फोर्स थी वो काफी मात्रा में थी, लेकिन फिर भी वो हिंसा को नहीं रोक पाई। लेकिन इधर बांग्लादेश के साइड हिंसा इधर भी हुई, लेकिन महात्मा गांधी वो उस टाइम पश्चिम बंगाल के दौरा पे थे और उन्होंने सभी से शांति और अहिंसा की आग्रह की थी। इसी वजह से जो बांग्लादेश साइड का जो एरिया था दोस्तों वहां पे कम हिंसा हुई। इसी से प्रभावित होकर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि एक तरफ जहां ब्रिटिश फोर्स है या फोर्स रहते हुए भी वहां हिंसा अधिक हुई, लेकिन एक तरफ सिर्फ अकेले महात्मा गांधी थे और वहां हिंसा कम हुई। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था दोस्तों। अब जो 43वां नंबर प्रश्न है कि ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था। तो ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका जो पहला प्रयोग हुआ था जिसका ऑप्शन है 1998, 1999, 2000 और 2001। तो इसका जो पहला प्रयोग हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1999 के चुनाव में।
अब जो 44वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, तो जिसका ऑप्शन है ए नंबर पीएम प्रधानमंत्री, बी नंबर लोकसभा के अध्यक्ष, सी नंबर मुख्य न्यायाधीश और डी नंबर राज्यसभा के सभापति। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राज्यसभा के सभापति, क्योंकि राज्यसभा के सभापति ही भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसी वजह से 44 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आपको इसमें करना क्या है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है और अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है और राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति कौन है, आपको इस कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। आइए अब चलते हैं 45वें नंबर प्रश्न पे कि 45वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो 45वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है। जैसे जीतने के बाद कोई व्यक्ति अपना दल चेंज कर लेता है, दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो वो अमान्य घोषित होगा या उस पर जो कार्रवाई किया जाएगा वो संविधान के किस अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। जिसका ऑप्शन है दोस्तों ए नंबर 8वीं अनुसूची, बी नंबर 9वीं अनुसूची, सी 10वीं या डी 11वीं। तो दल बदल संबंधित जो अनुसूची है दोस्तों वो है 10वीं अनुसूची। ये था दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में ये 10वीं अनुसूची को लाया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में जो मूल अनुसूची थी दोस्तों वो सिर्फ 8 थी। तो 8वीं में जो अनुसूची थी दोस्तों, 8वीं अनुसूची वो भाषा से संबंधित थी। अभी भारत में 22 भाषाओं को इस 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और ये 9वीं अनुसूची जो थी दोस्तों ये 1951 में पहली संविधान संशोधन के द्वारा ये जो अनुसूची था उसको ऐड किया गया था। और इसमें संपत्ति का जो अधिग्रहण होता है उससे संबंधित जो कानून है इस 9वीं अनुसूची में है दोस्तों। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान दिया गया है। और 11वां संविधान संशोधन दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन 1993 और इसमें है पंचायती राज और इसमें टोटल 29 विषय हैं। तो ये सब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों इस सब को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अब चलते हैं हम 46वें नंबर प्रश्न पे। और जो 46वां प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। मतलब राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा वो ऑप्शन है जो राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। जिसमें ए नंबर ऑप्शन है पीएम की नियुक्ति, बी नंबर है सीएम की नियुक्ति, सी नंबर है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का या डी नंबर किसी भी भाग में आपातकाल लगाने का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सीएम की नियुक्ति, क्योंकि ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और बाकी सब जैसे पीएम की नियुक्ति या रक्षा बल का जो सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा या किसी भी भाग में आपातकाल लगाया जाएगा, ये सब काम राष्ट्रपति के द्वारा होता है दोस्तों। अब जो 47वां नंबर प्रश्न है कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। संविधान संशोधन करने के लिए पहले एक विधेयक लाना होता है दोस्तों, तो वो विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। ए नंबर है लोकसभा में, बी नंबर राज्यसभा में, सी नंबर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या डी नंबर सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो संविधान संशोधन के लिए विधेयक दोस्तों ये लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, ए प्लस बी दोनों। अब 48वां नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मतलब किस अनुच्छेद में जो मूल अधिकार का चर्चा दिया गया है उसको आपको यहाँ आंसर बताना है। जिसका ए नंबर ऑप्शन है 12 से 35 तक, बी नंबर है 36 से 51 तक और सी नंबर है 1 से 4 तक और डी नंबर है 5 से 11 तक। तो मूल अधिकारों का वर्णन दोस्तों ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक किया गया है। 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनकी चर्चा 36 से 51 के बीच में किया गया है। और 1 से 4 के बीच में जो भारत का जो गणराज्य है या भारत जो देश है उसके बारे में चर्चा 1 से 4 के आर्टिकल के बीच में किया गया है। और ये जो डी नंबर 5 से 11 तक है दोस्तों इसमें नागरिकता संबंधित जो भी प्रावधान है उसको 5 से 11 तक में चर्चा किया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 1 से 51 तक का आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग 1 से 51 तक जितने आर्टिकल हैं और उसमें क्या क्या चर्चा किया गया है
उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे 1 या 2 प्रश्न रहना है। अब आइए देखते हैं 49वें नंबर प्रश्न पे कि पंचायती राज विषय है वो किस विषय के अंतर्गत आएगा। ए नंबर केंद्र सूची, बी नंबर राज्य सूची, या सी नंबर समवर्ती सूची, या डी नंबर सभी। तो राज्य सूची जो पंचायती राज विषय है दोस्तों, ये आएगा राज्य सूची के अंतर्गत। मतलब किसी राज्य के जो पंचायत हैं उस पे कुछ भी कानून बनाना होता है या उसमें कुछ बदलाव करना होता है दोस्तों, तो उसका जो सारा कानून है वो राज्य सूची के अंतर्गत बनता है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उसका ये फैसला ले सकते हैं। अब 50वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होता है। मतलब जब संसद की सत्र बैठती है और फिर जो अगला बैठक होगी उसके बीच में जो मैक्सिमम मतलब सर्वाधिक जो गैप है वो कितना हो सकता है, तो जिसका ऑप्शन है ए नंबर 6 सप्ताह, बी नंबर 6 माह, सी नंबर 3 माह और डी नंबर है 4 माह। तो 2 सत्रों के बीच में सर्वाधिक जो गैप हो सकता है दोस्तों वो हो सकता है 6 माह। और संसद में अभी 3 सत्र चलता है दोस्तों। तो ये रहा हम लोग का 50वां प्रश्न। मतलब हम लोग आधे पड़ाव पे आ चुके हैं। आप लोग अपना स्कोर फिर से चेक करिए कि आप 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कहाँ आ रहा है और ये जो 40 से 50 में है वहां पे आपका स्कोर कहाँ स्टैंड कर रहा है दोस्तों। छोड़ना नहीं है, बीच डगर है, बीच रास्ता है और यही आपको मंजिल पे लेकर जाएगा। भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं, डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन टिके रहना है इस वीडियो के साथ, मेरे साथ और इस प्रैक्टिस सेट और इस सारे क्वेश्चंस के साथ। आइए देखते हैं 51 से 60 नंबर के क्वेश्चनों को दोस्तों। आज का जो 51वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, उसका ऑप्शन है ए नंबर हाइड्रोमीटर, बी नंबर हाइग्रोमीटर, सी नंबर लैक्टोमीटर और डी नंबर पोटेंशियोमीटर। तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है दोस्तों उसको हम लोग हाइग्रोमीटर में मापते हैं। ये जो हाइड्रोमीटर है दोस्तों इसमें जल का घनत्व हाइड्रोमीटर में मापते हैं और लैक्टोमीटर में दोस्तों दूध का घनत्व मापते हैं। जैसे दूध में कितना पानी मिला हुआ है उसकी हम गणना या उसका मापन कैसे करेंगे, तो उसका मापन लैक्टोमीटर से करेंगे दोस्तों। और ये जो पोटेंशियोमीटर है दोस्तों ये हो जाएगा विभवांतर। तो विभवांतर को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर, अब आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, जल की घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर और दूध का जो घनत्व है दोस्तों उसको मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करेंगे। 52वां नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य के सतह का जो तापमान होता है, मतलब जो औसतन तापमान होता है सूर्य के सतह का, उसको आपको मान बताना है, जिसका ए नंबर ऑप्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर 4000 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर 5000 डिग्री सेल्सियस या डी नंबर 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के सतह का जो औसतन तापमान होता है दोस्तों वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 53 नंबर जो प्रश्न है कि जल की संशुद्धि मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा रसायन यूज किया जाता है, उसका जो ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सी नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल या डी नंबर नाइट्रिक अम्ल। तो जल की संशुद्धि के लिए जिस रसायन का यूज किया जाता है दोस्तों वो है पोटेशियम परमैंगनेट और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा KMnO4। और इसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग आतिशबाजी में भी करते हैं। आतिशबाजी जो पटाखा वड़ाका छूटता है शादी ब्याह के दिन में, उसी को हम लोग आतिशबाजी करते हैं। तो आतिशबाजी में ये पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 का यूज किया जाता है और जल की संशुद्धि में भी पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। जो 54वां नंबर प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित है। तो बिंबिसार एक थे दोस्तों बिंबिसार और एक हैं बिंदुसार। तो ये जो बिंदुसार थे ये मौर्य वंश से थे और बिंबिसार हर्यक वंश से थे दोस्तों। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आइए अब चलते हैं 55 नंबर प्रश्न पे कि 55वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। जो 55वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 में आया था वो कब से लागू हुआ, जिसका ऑप्शन है 11 जुलाई 1961, 1 अप्रैल 1961, 5 जून 1961 या 23 अप्रैल 1961। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 जो था दोस्तों वो 11 जुलाई 1961 से लागू हुआ था।
अब जो 56वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन भूमि बंधित नदी है, मतलब वैसी नदी जो भूमि में ही बंध के रह जाए, वो समुद्र में न मिले, जिसका ऑप्शन है नर्मदा, बी नंबर ताप्ती, सी नंबर गोदावरी या डी नंबर लूनी। तो जो भूमि बंधित नदी है दोस्तों वो है लूनी। 57 नंबर जो प्रश्न है कि हास्य गैस है, मतलब इस इनमें से कौन सा गैस है जिसको हास्य गैस के नाम से जानते हैं, जिसका ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाक्साइड या डी नंबर नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो हास्य गैस के नाम से हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं दोस्तों। अब जो 58 नंबर प्रश्न है कि डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है, तो डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया जाता है, ए नंबर मत्स्य में, बी नंबर स्तनी में, सी नंबर सरीसृप में या डी नंबर उभयचर में। तो डॉल्फिन को दोस्तों हम लोग स्तनी में वर्गीकृत करते हैं। स्तनी मतलब अपने बच्चा को जो दूध पिलाए उसको हम लोग स्तनी बोलते हैं। 59 नंबर कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व मतलब खेत से जो उपज होता है उसका जो हिस्सा होता है उसका जो टैक्स के रूप में उसका दर क्या है, जिसका ऑप्शन है 1/4 मतलब 25%, बी नंबर 1/3 33.5% या 33.33% सी नंबर 1/5 मतलब 20% या डी नंबर 1/6 या 16.25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा 1/6। और जो 60 नंबर प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, जिसका ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, यात्रा भगत, आनंद पांडे या ताना भगत। तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे दोस्तों वो थे आनंद पांडे। हम लोग का ये छठा सेक्शन है। आप बताइए कि 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अगला जो 61वां प्रश्न है दोस्तों वो क्या है। और इसमें जो 61वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग है वो है, जिसका ऑप्शन है लोहा एवं इस्पात, बी नंबर पटसन, सी नंबर कपास और डी नंबर कागज। तो प्राचीन काल में जो सबसे बृहत स्तर पर भारत में जो उद्योग था दोस्तों वो था कपास। तो 61 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर कपास। 62 नंबर भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, ए नंबर गेहूं, बी नंबर चावल, सी नंबर मक्का या डी नंबर दलहन। तो भारत या फिर बिहार का जो प्रमुख खाद्य फसल है दोस्तों वो है चावल। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर चावल। 63 नंबर परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। परमाणु ऐसे होते हैं दोस्तों गोलाकार और इसमें यहाँ बीच में ये नाभिक होता है दोस्तों। तो यही पूछ रहा है कि ये नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, जिसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सी नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और डी नंबर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों परमाणु के 3 अवयव हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों ये नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों ये उदासीन होता है। इस पे ना ऋणात्मक जो आवेश है या धनात्मक आवेश इसमें कोई नहीं पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन है दोस्तों ये है धनात्मक चार्ज। तो ये परमाणु के जो नाभिक है दोस्तों इसमें प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। चूंकि प्रोटॉन ये पॉजिटिव साइन करता है और न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, इसीलिए ये जो नाभिक पर जो आवेश पाया जाएगा दोस्तों वो पाया जाएगा धनात्मक। लेकिन परमाणु के बाहर ये नाभिक के बाहर ये जो कक्षा बनेगा दोस्तों इस पे इलेक्ट्रॉन रहता है। ऐसे ऐसे गोलाकार स्थिति में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करेगा जिसपे निगेटिव चार्ज रहेगा दोस्तों। तो यही हम लोग से पूछा है कि नाभिक में कौन कौन से अवयव रहते हैं, तो वो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब जो 64वां नंबर प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी उसका जो ऑप्शन है ए नंबर दिल्ली, बी नंबर लाहौर, सी नंबर आगरा या डी नंबर अजमेर। तो ऐबक की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी लाहौर में। 65वां नंबर क्वेश्चन कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो जो ऑप्शन है तालुकदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रथा से, मराठा भू राजस्व से या इनमें से कोई नहीं। तो सरंजामी प्रथा जो थी दोस्तों वो रिलेटेड थी मराठा भू राजस्व से। तो ये रहा 65वां प्रश्न।
आइए अब चलते हैं 66वें प्रश्न पे कि 66वां प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें एक तरफ पहाड़ी का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ उस राज्य का नाम दिया गया है जहां पे ये सारी पहाड़ियां मिलती हैं, उसी को सही से मिलान करना है। तो जिसमें बटेश्वर पहाड़ी है दोस्तों, ये बटेश्वर पहाड़ी एमपी में देखने को मिलती है। और जो बिलारी श्रृंखला है, बिलारी श्रृंखला ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और जो चीन श्रृंखला है ये मणिपुर में, और जो घोसी श्रृंखला है ये हरियाणा में। तो हरियाणा में घोसी श्रृंखला, मणिपुर में चीन श्रृंखला, एमपी में बटेश्वर पहाड़ी और यूपी में बिलारी श्रृंखला देखने को मिलता है दोस्तों। अब जो 67 नंबर जो प्रश्न है कि नामद्रोलिंग मठ, ये एक बौद्ध मठ है दोस्तों जिसका नाम है नामद्रोलिंग। ये किस राज्य में स्थित है? इसका जो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में नामद्रोलिंग मठ स्थित है। जो 68 नंबर प्रश्न है कि किस देश के पीएम के निवास को टेम्पल ट्री कहते हैं? जिसका ऑप्शन है ए नंबर श्रीलंका, बी नंबर नेपाल, सी नंबर इंडोनेशिया और डी नंबर भारत। तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री के निवास स्थल है या प्रधानमंत्री का जो ऑफिशियल रेसिडेंस है उसको हम लोग टेम्पल ट्री के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। और 69 नंबर जो प्रश्न है कि यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके गठन के समय सदस्य देशों की संख्या क्या थी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के तत्पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन की स्थापना किया गया था। उस समय सदस्यों की जो संख्या थी दोस्तों वो थी 51। आइए अब चलते हैं अगले श्रृंखला में अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों वो है कि आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये इस तरह से तो पूछ ही सकता है और इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो सी का मतलब है वो क्या है? तो ये जो सी स्टैंड फॉर कैटरिंग। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब हो जाएगा टूरिज्म। ठीक है, तो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। ये तो रहा दोस्तों 7वां नंबर सेक्शन। इसमें आप 61 से 70 नंबर तक के क्वेश्चन को देखें। आप इसमें बताने का कोशिश करिए कि ये 60 से 70 के बीच में आपका मार्क्स क्या रहा। फिर चलते हैं हम लोग 8वें नंबर सेक्शन पे जो 71 नंबर से स्टार्ट होगा। और उसमें पहला मतलब 71वां नंबर प्रश्न है कि कूना किस देश की मुद्रा है? तो इसका जो ऑप्शन है ए नंबर क्रोएशिया, बी नंबर केन्या, सी नंबर यूएई या डी नंबर कनाडा। तो कूना ये क्रोएशिया की मुद्रा है दोस्तों। 72वां नंबर प्रश्न कि नील आर्मस्ट्रांग कब चंद्रमा पर अपना कदम रखा? कब चंद्रमा पर कदम रखा? तो ये नील आर्मस्ट्रांग ये 1969 में चंद्रमा पर पहुंचे थे। और ये जो पहुंचे थे दोस्तों ये 20 जुलाई 1969 को इन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। आज का जो 73वां नंबर प्रश्न है कि वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? जिसका ऑप्शन है ए नंबर अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर झारखंड, सी नंबर ओडिशा और डी नंबर छत्तीसगढ़। तो वैनेडियम का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। आइए अब देखते हैं 74 नंबर प्रश्न पे कि 74वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो 74वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिल्डर ये जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है या किस खेल से संबंधित है? जिसका ऑप्शन है ए नंबर फुटबॉल, बी नंबर तैराकी, सी नंबर बॉक्सिंग और डी नंबर वॉलीबॉल। तो ये जो बिल्डर शब्द है दोस्तों ये बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। अब जो 75वां नंबर प्रश्न है कि जायद फसल कौन सी है? इसमें जो फसल दिया गया है आपको चूज करना है कि कौन सी जायद फसल में आएगी। जिसका ऑप्शन है ए नंबर चना, बी नंबर सरसों, सी नंबर मूंगफली और डी नंबर कद्दू। तो कद्दू एक जायद फसल है दोस्तों। और इसी प्रकार जो 76वां नंबर प्रश्न है ये मैथ से है कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज
और एसआई मतलब साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इसको मिटा करके। यहां दिया हुआ है 2 साल का रेट, तो दिया हुआ है 5%, और सीआई एसआई 2 साल का दिया है 5 रुपया दोस्तों। चूंकि साधारण ब्याज में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहता है दोस्तों, जैसे एक वर्ष में 5 रुपया मिला तो दूसरे वर्ष में भी उसको 5 रुपया ही मिलेगा। लेकिन सीआई में ऐसा होता है कि एक वर्ष में जो ब्याज आपको मिला, फिर दूसरे वर्ष का जो ब्याज मिलेगा दोस्तों, तो दूसरे वर्ष का ब्याज तो उतना बराबर मिलेगा ही, पहले वर्ष का जो ब्याज है उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पर ब्याज लगना वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जब हम देखते हैं सीआई को तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 + 5 प्लस 5 × 5/100, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 10, और यहाँ पे 25, तो ये हो जाएगा 10.25। ये सीआई हो गया दोस्तों। जब हम एसआई का बात करेंगे तो एसआई पहला वर्ष भी 5 और दूसरा वर्ष भी 5, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। तो यही दिया है कि सीआई ये 10.25 और एसआई 10 रुपया का जो अंतर है वो 5 रुपया है। लेकिन जब यहाँ अंतर हम देखते हैं दोस्तों तो 0.25 आता है और इसका मान 5 है। अगर हम दशमलव को यहाँ हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो को हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो ये 500 हो गया दोस्तों। इसीलिए और यहाँ पे पूछा है मूलधन। कभी भी मूलधन का मान अपने आप में 100 होता है दोस्तों, तो ये अपना 4 गुना हुआ है, तो ये भी अपना 4 गुना हो जाएगा, और इस प्रकार 500 का 4 गुना ये 2000 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो 76 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा दोस्तों। अब जो 77 नंबर प्रश्न है कि 500 मीटर की एक ट्रेन 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है, तो एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। इसके लिए यहाँ हम बताते हैं। ट्रेन के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनमें 2 बात समझना काफी जरूरी हो जाता है। एक, जब ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी, और दूसरा जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। जब ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो उस दौरान सिर्फ और सिर्फ अपना जो लंबाई है उसको पार करेगी, लेकिन जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोस्तों तो अपना लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो यहाँ जब दे रहा है कि 500 मीटर की ट्रेन 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है और सिर्फ खंभे को पार करेगी। खंभे को पार करेगी मतलब उसको सिर्फ अपना डिस्टेंस ही पार करना है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 500 मीटर। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 500 मीटर, ये तो डिस्टेंस हो गया, और स्पीड इसका हो गया दोस्तों 90 किलोमीटर/आवर। किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ जब हम भाग देंगे तो 18 × 5 = 90, और यहाँ से 50 × 25, 25 × 50, टोटल सेकंड लगेगा दोस्तों 20 सेकंड। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो 20 सेकंड हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम ये होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। हमको टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे 500 मीटर दिया गया है, स्पीड 90 किलोमीटर/आवर दिया गया है दोस्तों। जब हम यहाँ पे किलोमीटर/आवर से मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे दोस्तों, जब किलोमीटर/आवर से मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ 5/18 से गुना कर देंगे। लेकिन जब मीटर/सेकंड को किलोमीटर/आवर में गुना चेंज करेंगे तो इसको हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे। तो आई होप कि आपको 77 नंबर जो प्रश्न है उसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 20 सेकंड होगा। इसमें जो 78 नंबर प्रश्न है वो प्रश्न है कि 2 संख्याओं का एलसीएम 64 है और एचसीएफ 10 है। यदि पहली संख्या 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। एक कंसेप्ट होता है एलसीएम एचसीएफ में दोस्तों कि एक तरफ हम लोग एलसीएम और गुना एचसीएफ लिखते हैं, और दूसरी तरफ पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ये आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में एक प्रश्न इस फॉर्मूला से जरूर रहेगा। यहाँ पे एलसीएम का मान दिया है दोस्तों 64, एलसीएम का मान 64 और एचसीएफ का मान 10 दिया है, और पहली संख्या दिया है दोस्तों 32। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, तो 32 दूना 64 और 2 दूना 20,
तो x का मान दोस्तों 20 आ गया, मतलब जो दूसरी संख्या है वो 20 होगी। आइए अब देखते हैं 79 नंबर प्रश्न को कि 79 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। आज का जो 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 3 के पावर 7 अनुपात 9 के पावर 4.5 का अनुपात क्या होगा, जिसका ऑप्शन है 1:3, दूसरा है 3:1, तीसरा है 9:1 और चौथा है 1:9। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ है 3 के पावर 7, यहाँ है 3 का स्क्वायर, इसका ऐसे। तो जब भी पावर ऐसे रहे दोस्तों तो ये आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 के पावर 7, ये हो जाएगा 4.5 का 2 गुना करेंगे तो 3 के पावर 9 हो जाएगा। 3 के पावर 7 से ये 9 में 7 घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा वो है 3 के पावर 7 और दूसरा है 3 का स्क्वायर मतलब 9 और उसका जो पावर है 4.5। जब भी पावर ऐसे रहे दोस्तों तो ये आपस में गुना हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 3 के पावर 7 अनुपात और ये हो जाएगा 3 के पावर 9। 3 के पावर 7 और 3 के पावर 9 में घटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, यहाँ पे टोटल घट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और 3 के पावर 9 में 3 के पावर 7 घटेगा तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1:9। 1:9 ये डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों। तो 79 नंबर का जो सही आंसर होगा वो 1:9 होगा। आई होप कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ में आया होगा। इसके साथ अब जो 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें 80 नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, तो यदि इनका एलसीएम 224 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो यदि हम इसी तरह बनाए कि इसका योग क्या होगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 60। क्यों होगा कि जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 7 और 8 तो 7 7 14 1 15, तो 15 से कटने वाली संख्या यहाँ पे कौन सी है दोस्तों। 50 15 से नहीं कटेगी, गलत। 65 15 से नहीं कटेगा, ये भी कट गया। और 70 15 से नहीं कटेगा तो ये भी कट गया दोस्तों। 15 से कटने वाला यहाँ पे एक ही संख्या है वो है 60, इसीलिए इसका आंसर 60 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं ये कैसे हुआ। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, जो लोवेस्ट मल्टीपल होता है दोस्तों वही एलसीएम होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को एलसीएम बोलते हैं। तो ये जो 224 है दोस्तों, एक तो संख्या है 7x और दूसरा है 8x, इसका जो मल्टीप्लाई है दोस्तों ये है वो 224। तो यहाँ हो जाएगा 56 x स्क्वायर इक्वल टू 224। x स्क्वायर इक्वल टू 56 से ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, तो ये 4 बार में जाएगा तो x बराबर 2 आ गया। यहाँ पे संख्या जो था 7:8 मतलब 7 8 15, 15x स्क्वायर का हम लोग का मान पूछ रहा था। तो 15x यहाँ पे 15x का मान 2, x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 4, तो 15 चौका 60, ये हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। तो 80 नंबर का बी नंबर ऑप्शन 60। यहाँ पे जो तीसरा नंबर 81 नंबर जो प्रश्न है कि यदि एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं दोस्तों, एक जगह ए लिखते हैं, दूसरा यहाँ बी। ए कितना दिन में काम करता है तो 12 दिन में, बी जो काम करता है दोस्तों ये 15 दिन में। अब इसका एलसीएम यहाँ पे निकाल लेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि एलसीएम जो देता है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल देता है कि दोनों से दोनों जहां कट जाए। तो 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो आएगा 60। तो ये कितना बार में जाएगा, तो 12 5 60 और 15 से ये 60 4 बार में जाएगा। ये टोटल इन लोगों का दिन निकल गया कि ये 12 दिन में, ये 15 दिन में काम करते हैं और ये इन लोगों का एफिशिएंसी निकल गया। मतलब ये एक दिन में जो ए है वो 5 काम करता है और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, और ये जो हम लोग का टोटल वर्क निकल गया दोस्तों। तो अब पूछ रहा है कि दोनों एक साथ काम करके कितने दिन में वो काम करेंगे। दोनों एक साथ काम करके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 5 4 9, दोनों एक दिन में 9 काम करते हैं। एक दिन में 9 काम, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे। तो यहां हम लोग इस तरह लिख देंगे 60/9, तो ये हो जाएगा 9 6, फिर यहाँ बचेगा 6, यहाँ पे 9, फिर ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 का 9। तो ये दोनों काम करेंगे 6 सही 2/3 दिन में। अगर इसको हम लोग घंटा में कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे 24 से गुना कर देते हैं। ये घंटा जो है वो दिन में, ये जो दिन है वो घंटा में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 24। तो 6 घंटा 6 दिन, तो ये हो जाएगा 6 दिन
16 घंटा में ये लोग काम करेंगे। यहाँ पे हमको लगता है कि ऑप्शन सही नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 दिन 16 घंटा। आइए अब चलते हैं हम लोग 82 नंबर प्रश्न पे कि 82वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। इसमें जो 81 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए नंबर एमपी, बी नंबर यूपी, सी नंबर हिमाचल प्रदेश या डी नंबर केरल। तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग को रोहिला राष्ट्रीय उद्यान मिलता है दोस्तों। 82 नंबर कुल्सी और धनश्री, ये नदी का नाम है दोस्तों। तो ये बताना है कि कुल्सी और धनश्री किस नदी की सहायक नदी है, जिसका ऑप्शन है ए नंबर नर्मदा, बी नंबर ब्रह्मपुत्र, सी नंबर गोदावरी और डी नंबर कावेरी। तो कुल्सी और धनश्री ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दोस्तों। 83 नंबर प्रश्न कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है, जिसका ऑप्शन है ए नंबर तमिलनाडु, बी नंबर कर्नाटक, सी नंबर मेघालय या डी नंबर मणिपुर। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है दोस्तों वो है कर्नाटक में। 84 नंबर प्रश्न कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय गुण का होना है, मतलब किस ग्रह में वैसा चुंबकीय गुण पाया जाता है जिसके वजह से वो फेमस है। ए नंबर बुध, बी नंबर शुक्र, सी नंबर बृहस्पति या डी नंबर शनि। तो चुंबकीय गुण के कारण जो ग्रह विशिष्ट है या फेमस है वो है बुध। बुध के पास चुंबकीय गुण है दोस्तों। 85 नंबर प्रश्न कि भारत में आय और धन का वितरण है, ये ऑप्शन है समान, बी नंबर पूर्ववत, सी नंबर असमान या डी नंबर प्रगतिशील। तो भारत में आय और धन का जो वितरण है दोस्तों वो असमान है। तो भारत में आय और धन का वितरण असमान है दोस्तों, इसीलिए भारत एक गरीब राष्ट्र है। 86 नंबर प्रश्न कि मुर्गी पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मुर्गी पालन दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी इन्वायरमेंट या पर्यावरण पे डिपेंडेंट जो भी कोई कार्य है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मुर्गी पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आइए अब चलते हैं हम लोग 87 नंबर प्रश्न पे कि 87 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और जो 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है, जिसका ऑप्शन है ए नंबर राजनैतिक स्थायित्व, बी नंबर राजकीय आय, सी नंबर प्रति व्यक्ति आय या डी नंबर राजकोषीय घाटा। तो कोई भी देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका जो हम लोग अनुमान लगाते हैं जिस सूचकांक के आधार पे वो है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा आर्थिक विकास के माप के लिए जो हम सूचकांक तैयार करते हैं उसका जो बेस होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। 88 नंबर प्रश्न कि साधन कीमत निर्धारण में शामिल है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका कीमत का निर्धारण में कौन कौन से फैक्टर शामिल होते हैं, उसका जो ऑप्शन है ए नंबर लगान, बी नंबर मजदूरी, सी नंबर ब्याज। तो किसी भी साधन के कीमत के निर्धारण में दोस्तों लगान, मजदूरी और ब्याज ये सभी शामिल होते हैं। 89 नंबर जो प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया जाता है। ए नंबर व्यष्टि अर्थशास्त्र में, बी नंबर समष्टि अर्थशास्त्र में, सी नंबर लोक अर्थशास्त्र में या डी इनमें से सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र में दोस्तों हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करते हैं जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत लेवल पे या व्यक्तिगत इकाई में जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र आता है दोस्तों उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। समष्टि मतलब जब किसी बड़े चीजों के या बड़े लेवल पे राज्य या देश लेवल के अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन करते हैं दोस्तों तो उसमें हम लोग समष्टि अर्थव्यवस्था को या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये अपने आप में व्यापक है, इसलिए इसका अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और जो 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था। तो जिसका ऑप्शन है ए नंबर एडम स्मिथ, बी नंबर मार्शल, सी नंबर किन्स और डी नंबर रॉबिन्स। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ये एडम स्मिथ ने कहा था, और एडम स्मिथ को ही हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये रहा 90 नंबर प्रश्न दोस्तों। एक सेक्शन और बचा हुआ है अगला 10 प्रश्न कि अगले 10 प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हैं दोस्तों। और आज का जो 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं। तो सबसे अग्रणी राज्य जो सब्जी उत्पादन में है दोस्तों वो है वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ये 1 नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश,
तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो सब्जी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य वेस्ट बंगाल है दोस्तों। 92 नंबर, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जिसका ऑप्शन है ए नंबर केरल, बी नंबर कर्नाटक, सी नंबर आंध्र प्रदेश और डी नंबर तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंध्र प्रदेश, लेकिन मसालों का बगीचा हम लोग केरल को कहते हैं। 93 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि भूमिगत मेट्रो ट्रेन प्रारंभ करने वाला प्रथम देश, मतलब पहला देश का नाम बताना है जहां पे भूमिगत मेट्रो ट्रेन चली थी, जिसका ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या चीन। तो पहला भूमिगत मेट्रो ट्रेन वाला जो देश है दोस्तों वो है ब्रिटेन। 94 नंबर कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस दोस्तों ये 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस, 2 दिसंबर के दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 3 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, ये 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है और 4 दिसंबर के दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 95 नंबर प्रश्न कि आईपीएल 2025 के विजेता टीम के कैप्टन कौन थे? इसका जो ऑप्शन है रजत पाटीदार, विराट कोहली, सी नंबर दिनेश कार्तिक या डी नंबर जितेश शर्मा। अभी अभी आईपीएल 2025 कंप्लीट हुआ है दोस्तों और बिहार पुलिस में हमको लगता है कि सबसे उसका जो पसंदीदा टॉपिक है वो आईपीएल रहता है और इससे वो 2 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार का जो 2025 आईपीएल था दोस्तों वो आरसीबी के द्वारा जीता गया और इसके जो कैप्टन थे वे थे रजत पाटीदार। 96 नंबर जो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिकॉर्ड 2025 में भारत के रैंक क्या है? जिसका ऑप्शन है 105, बी नंबर 118, सी नंबर 125, डी नंबर 130। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिकॉर्ड में जो भारत की रैंक थी दोस्तों वो थी 125। आइए अब सिर्फ हम लोग 4 प्रश्न दूर हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट से 100 क्वेश्चन पूरा करने में, तो लगे रहिए इसी जज्बा और जुनून के साथ और चलते हैं हम लोग और देखते हैं अगले स्लाइड में वे चारों क्वेश्चन। तो आज का जो आखिरी स्लाइड है और 97 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन सी है? इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कहीं ब्लू पेन से लिख दिए हैं, कहीं ब्लैक पेन से। हुआ ये दोस्तों कि इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन क्या हुआ कि ये माइक ऑन नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुआ, साउंड रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो इसको पुनः हम आपको समझाना पड़ रहा है। तो इसमें जो बिहार की पहली हिंदी फिल्म थी दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है कि राजा हरिश्चंद्र, गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ैबो या कन्यादान या कल हमारा है। तो राजा हरिश्चंद्र ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों और गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ैबो ये भोजपुरी की पहली फिल्म थी और कन्यादान ये मैथिली की पहली फिल्म कन्यादान थी और डी नंबर कल हमारा है दोस्तों ये बिहार की पहली हिंदी फिल्म थी। 98 नंबर प्रश्न कि पटना का अन्य नाम था। पटना का बहुत सारे नाम हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें जो ऑप्शन है ए नंबर वसुमती, बी नंबर पालीब्रोथा, सी नंबर कुसुमपुर या डी नंबर बी प्लस सी दोनों। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी प्लस सी दोनों। पालीब्रोथा और कुसुमपुर के नाम से हम लोग पटना को जानते थे। यहाँ पे एक नाम है वसुमती, इस नाम से दोस्तों राजगीर को जानते थे। तो राजगीर का अन्य नाम वसुमती था दोस्तों। आज का जो 99 प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध हुआ था, तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है 261 ईस्वी पूर्व, यही सही है। 261 ईस्वी पूर्व में ही कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों। हुआ ये था कि 269 ईस्वी पूर्व में अशोक अपने गद्दी पर बैठा था और शासन के 8 वर्ष बाद मतलब 261 ईस्वी पूर्व में उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था दोस्तों। अब जो 2 ऑप्शन यहाँ है इसमें 326 ईस्वी पूर्व में दोस्तों सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है और ब्यास नदी के तट से सिकंदर वापस चला जाता है, लेकिन सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और उसका प्रत्युत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था और सेल्यूकस निकेटर को इस 305 ईस्वी पूर्व के जो लड़ाई थी उसमें उन्होंने हरा दिया था। और आज का जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का वो ये है कि सीता कुंड कहाँ स्थित है? ए नंबर राजगीर में, बी नंबर जमुई में, सी नंबर मुंगेर में या डी नंबर वैशाली में। तो सीता कुंड दोस्तों ये है मुंगेर में, लेकिन बिहार का प्राय जो कुंड मिलता है गर्म कुंड या ठंडा कुंड वो प्राय हम लोग को देखने को मिलता है राजगीर में, लेकिन ये जो सीता कुंड है दोस्तों ये मुंगेर में मिलता है।
तो ये रहा दोस्तों 100 प्रश्न। कैसा लगा आपको ये 100 प्रश्न? ये सभी जो प्रश्न थे दोस्तों एग्जाम में पूछे गए थे और इनके हाई चांसेस हैं इनके अगले एग्जाम में पूछे जाने का, इसीलिए हमने इस प्रश्न को रखा था। हमको ये वीडियो शूट करते हुए करीब करीब 3 से 4 घंटा हो गया, क्योंकि लिखना मिटाना फिर वीडियो शूट करना, कभी कभी कैमरा ऑन नहीं, कभी कभी माइक ऑन नहीं, तो इन सारी परेशानियों के साथ साथ हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को देखा। यदि आप मेरे मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।